थैंक यू सो मच सर। सभी को गुड इवनिंग। हमारे जितने भी यूट्यूब पे हमारे साथी सुन रहे हैं सबको अ, मेरा नमस्कार। और जैसे कि सर ने बताया है, हमारा रेडियो मधुबन स्पेशल प्रोग्राम जो था वो चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम बहुत से लोगों को सुनने को मिला। और बीके से जो बीके की हमारी टीम है जो हमें इतना सपोर्ट करती है उनके बारे में भी जानने को मिला। और उसी गति में उसी के तहत हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं कि हम हमारे जो डिसेबिलिटी राइट्स हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अधिकार और जिम्मेदारियां ये दोनों चीजें होती हैं और हमें दोनों को अ, बराबर से मेंटेन करके रखना चाहिए। जितना हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं हमें उतनी ही संजीदगी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं लेकिन हमारे अधिकार हमें नहीं मिल पाते हैं। और तो वही डिसेबिलिटी आज का हमारा टॉपिक है, डिसेबिलिटी राइट्स एंड मूवमेंट्स। और इस पर हमें आलोकित करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोना गोयल मैम है पंजाब से। और उन्होंने बहुत काम भी किया है इस विषय में। और बहुत ही सरल और सौम्य भाव वाले व्यक्तित्व है मैम। और बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व है। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी अलिया असगर जी को। वो आया थोड़ा टॉपिक के बारे में और डिसेबिलिटी राइट्स एंड मूवमेंट्स में जिस तरीके से मैम ने जो पेपर लिखा है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एंड मैम का इंट्रोडक्शन भी हम सब मैम से हम सबको परिचित करवाएं। सो ओवर टू यू अली भैया। हेलो एवरीवन। हेलो सृष्टि। हेलो। और मैं डॉक्टर मोना गोयल मैम का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ आप सब हम सबकी तरफ से। अ, साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 तो इनेक्ट हो गया था अप्रैल 2017 में। और ये कोई पहला कानून नहीं था अ, जो भारत में लागू हुआ। अम, मैं इस अपना जब मैं इंट्रो दूंगा तो यूएनसीआरपीडी पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा और जो नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। लेकिन क्योंकि हमारे साथ आज डॉक्टर मोना गोयल मैम है जो गुरु नानक यूनिवर्सिटी है पंजाब की, उससे बिलोंग करती हैं। मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, इस समय पीएचडी कर रहा हूँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से। तो जब मैं अपनी रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार कर रहा था तब मोना मैम के काम से काफी मैं प्रभावित हुआ था। मैं नहीं जानता था उनको पर्सनली ना, अभी भी उनसे मेरा निजी संपर्क तो नहीं है। लेकिन हाँ, वो नाम जब कल संदीप सर से मेरी बातचीत हुई कि वो इस कार्यक्रम में की नोट स्पीकर होने वाली है, तो ये क्लिक जरूर हुआ मेरे माइंड में कि शायद ये वही है जिनका थीसिस में पढ़ रहा था। तो अपने थीसिस पर वो बताएंगी। और मुझे काफी पसंद आया था उनका काम। काफी कुछ जो मैंने अपना सिनॉप्सिस का इंट्रो लिखा था उसमें काफी कुछ इनपुट्स मैंने वहां से इंस्पायर हुआ था, मतलब लेने के लिए। और खैर, उसके आगे जब मैं इस पर आता हूँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पर, तो जैसे हम जानते हैं कि सृष्टि ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि हम अपना ड्यूटी तो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं लेकिन हमें राइट्स नहीं मिल पाते। मैं हमेशा ये बात जरूर कहता हूँ कि हम इनविजिबल पॉपुलेशन है, जो डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी है वो। अ, बेशक सेंसस 2011 ये कहता हो कि हम 2.68 करोड़ पीपल है, लेकिन आंकड़ा उससे बहुत ज्यादा है। 2021 में शायद जब सेंसस 2021 का इस समय हो नहीं रहा, बहुत सारी जो नई कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज को जोड़ा गया है, तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़े, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग काफी है, ये देखने में आता है। हेलो। आई थिंक कनेक्शन। एम आई ऑडिबल? हाँ, यस। हाँ, नाउ अली यू आ आर रही है, ऑडिबल। आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। तो हाँ, मेरे को लगा शायद मैं जूम से बाहर आ गया हाँ, था। आप डिस्कनेक्ट हुए थे। आप जी। कंटिन्यू कीजिए भैया।
तो मैं कह रहा था कि हम एक इनविजिबल पॉपुलेशन है, और इसलिए है क्योंकि हमसे ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इस देश विश्व में, उनके आंकड़े हमसे ज्यादा है परसेंटेज पॉइंट में अगर देखें। पॉपुलेशन वाइज तो क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसलिए पॉपुलेशन शायद हमारी ज्यादा दिखे, लेकिन परसेंटेज पैरिटी में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग है। अंडर रिपोर्टिंग के भी बहुत से रीजन मैंने देखे हैं। एक तो ये कि सरकार खुद उसको रिपोर्ट नहीं करती, आंकड़े हमेशा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग होते हैं। लेकिन कई बार फैमिलीज भी जो है वो स्टीरियोटाइप फील करती हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम डिफरेंट एबिलिटी है जो हमारे बच्चे में है, अगर उसको रिपोर्ट करते हैं तो शायद समाज उन्हें किसी और नजर से देखेगा। तो ये कुछ रीजन थे, इसलिए इनविजिबल पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन एक इनविजिबल पॉपुलेशन जब मैं कहता हूँ, और भी लोग कहते हैं, वो इसलिए भी कहते हैं कि जो पॉलिसीज, जो एक्ट्स बनते हैं इन जनरल, उसमें डिफरेंटली एबल्ड पीपल का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। मैं बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इन दिनों पढ़ रहा हूँ, चाहे वो आप सैनिटेशन से रिलेटेड स्कीम्स को पढ़िए, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़िए, या और भी। तो वहाँ एक जेंडर सेंसिटिविटी तो देखने को मिली है, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड पीपल के प्रति जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए उनकी स्पेशल नीड्स को देखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसीज में वो चीज गायब रहती है। क्योंकि शायद पॉपुलेशन काफी कम है हम लोगों की, तो और ना ही, और ये बात भी है कि पॉलिटिकल माइट हमारा काफी कम माना जाता है, क्योंकि हम वोट बैंक उस तरह से है भी नहीं कि पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को इन्फ्लुएंस कर सके। ये भी एक रीजन रहता है। तो इस वजह से हम हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड रहे, वन ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी में आते हैं। कई सारे रीजंस उसके ये है कि सबसे पहले तो एजुकेशन जब हम लेने जाते हैं तो वहीं डिप्राइव्ड महसूस होने लगता है। जब स्कूल्स जो है वो लेने से, एडमिशन देने से मना कर देते हैं। हम में से कई लोग जो स्पेशल स्कूल्स के बारे में नहीं जानते थे तब, वो पहले ये जो जनरल स्कूल्स चलते हैं, यानी जो एबल्ड बॉडीड पर्सन के लिए माने जाते हैं, बेसिकली मैंने दोनों ही तरह के स्कूल से अपनी पढ़ाई की है और सक्सेसफुली की है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं स्पेशल स्कूलिंग करके आया, उसके बाद जब मैं 9th क्लास में एडमिशन लेने गया, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी जो होते हैं, उनसे ये लेटर इशू कराना पड़ा था स्कूल प्रिंसिपल के नाम, कि इन्हें आप अकोमोडेट करिए अपने स्कूल में। क्योंकि प्रिंसिपल का आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारे पास स्पेशल फैसिलिटीज नहीं है इनको देने के लिए, तो हम इन्हें अकोमोडेट नहीं करते। प्रिंसिपल ने डिनाई किया। तो वहां से मुझे लगता है अवेयरनेस आई थी मेरे अंदर कि डिफरेंट एबिलिटीज के जो लोग हैं उनके लिए अभी बहुत राह मुश्किल है। उसके अलावा अभी हम देखें तो ये कह तो दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में तो लिख दिया जाता है कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है वो रिजर्वेशन के हकदार हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। 3% हुआ करता था, जिसे 4% किया गया। वो जो चौथा परसेंट जो बड़ा है, वो बेसिकली एक एक्सटेंडेड डेफिनेशन जो आई है डिफरेंट एबिलिटीज की, जिसमें और कैटेगरीज को जोड़ा गया था, तो उनको वो अलॉट होता है। बेसिकली विजुअली चैलेंज पर्सन को तो उतना ही मिला अभी भी। हाँ, वो ये बात हो रही है कि अगर किसी और कैटेगरी के लिए अगर वो पोस्ट आइडेंटिफाई नहीं है, तो हो सकता है कि जब वो डिवाइड हो बाकी कैटेगरीज में, तो उनमें हमें थोड़ा फायदा हो सकता है। अदरवाइज तो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए ज्यादा कुछ बदला नहीं है। लेकिन जैसे मैं यूपीएससी के एग्जाम का उदाहरण दूं, तो खैर मैं खुद एक केस में पिटिशनर हूँ इस समय। ये हर साल की स्थिति है कि हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट भी जब कोई केस ले डाउन करते हैं, जब वो प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं, चाहे वो जैसे 2013 में एनएफबी केस में उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन जो है ग्रुप की कैडर स्ट्रेंथ पर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि जितने नोटिफिकेशंस अलग अलग एजेंसीज निकालती हैं, उन नोटिफिकेशंस में हम देखते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं होता। उसके इनएडिक्वेसी के कई रीजंस होते हैं। कई बार तो इंस्टीट्यूशन खुद भी नहीं चाहता लोगों को लेना, कई बार पॉलिसी कन्वे नहीं हो पाती ढंग से, जिसके बारे में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश जिस एजेंसी को देते हैं, वो एजेंसी तो समझ जाती है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन बाकी एजेंसीज उसी तरह से काम करने लगती है। तो इस वजह से मैंने तो ये पाया है कि जो एक्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन लगते हैं पढ़ने में। इवन 2016 का कानून भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। उसकी वर्डिंग्स भी बहुत शानदार लगती है। जब आप सेक्शन 1 से शुरू करें उसको, सॉरी सेक्शन 3 से शुरू करें, क्योंकि 1 और 2 तो वो डेफिनेशन और उन टेक्निकलिटीज में प्रिलिमिनरी में निकल जाता है। तो वो सब कुछ आपको मिलता है। बेसिक ह्यूमन राइट देने की बात होती है, डिग्निटी देने की बात होती है, ठीक है, आपको इक्वल स्टेटस, लीगल स्टेटस देने की बात होती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने काफी काम किया इस पर। अच्छा, मतलब मुझे जो लगता है कि मैं जब पढ़ रहा था
तो कुछ जो और अपने काम के दौरान देखा कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में जो भी स्टैब्लिशमेंट्स आते हैं, उनमें जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस इश्यू किए गए थे, वो जरूर उन्होंने लेटर इन स्पिरिट में लागू करने की कोशिश की। इसके अलावा और कहीं मेरे को देखने को इस तरह से नहीं मिलता। लेकिन एक मेरे जैसे रिसर्चर के लिए सारी चीजें प्रेजुडिस होकर देखना भी मना है। मतलब ये माना जाता है कि हम फैक्ट्स और डेटा जब तक हाथ में ना हो कि नहीं कह सकते। तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है बेसिकली, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड हूँ खुद, तो बहुत सारी चीजें देखता भी हूँ। हमारे साथ यानी जब डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसका एक बड़ा रीजन ये भी मैं मानता हूँ कि अवेयरनेस की भी काफी कमी है। आंदोलन और ये सब तो चीजें अब ज्यादा सफल हो नहीं रही है। मैंने ये भी देखा डेलीगेशंस नेगोशिएशंस वर्क करते नहीं है। जो कुछ कर रहा है वो पिटिशंस, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ है तो वो जरूर उस पर कोई ऑर्डर आता है। अभी हाल ही में जैसे स्क्राइब रूल्स को लेकर अगर आपको मैं बताऊं तो इस चीज पर काफी ध्यान नहीं जाता। खासकर जो एबल बॉडीड कम्युनिटी है वो तो इसके बारे में काफी अनअवेयर रहते हैं। देखिए जिस तरह से 2013 के बाद स्क्राइब को लेकर गाइडलाइंस आई थी, जो कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज गाइडलाइंस आई, उन्हें इम्प्लीमेंट कराना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बन गया था कि स्क्राइब जो है वो मैल प्रैक्टिसेस का टूल होते हैं। ये इस नजर से नहीं देखा गया कि स्क्राइब जो होता है वो एक नेसेसिटी है किसी भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की। तो एग्जामिनेशन में जाने में ही उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। मतलब जब वो एग्जाम देने जाता है तो सेंटर सुपरवाइजर के साथ जो 20-25 मिनट की बहस होती है, वहीं से उसको ये फील होने लगता है कि अभी तो मैं इस सिस्टम में आया नहीं, इससे पहले मैं डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ आए जो साथी हैं वो आसानी से परीक्षा कक्ष तक पहुंच गए। अभी मुझे एक हर्डल पार करना है, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है कि जो स्क्राइब मैंने अपॉइंट किया है वो दरअसल इन लाइन विद गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑफिस मेमोरेंडम। इसके लिए भी हम लोगों ने राजस्थान में तो मुझे मालूम है, उसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट, 3 हाईकोर्ट्स का तो कैटेगोरिकली मुझे पता है जिन्होंने इस पर ऑर्डर्स इशू किए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक विकास सिंह जजमेंट दिया, इसमें ये कहा कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है स्क्राइब अपॉइंटमेंट में। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको स्क्राइब की जरूरत है लेकिन वो आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता, तो आप उसे स्क्राइब नहीं देते। ये एक तरह से उसके राइट्स का वायलेशन है। तो इस पर भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से कहा है कि वो गाइडलाइंस बनाए। लेकिन ये तो छोटे मोटे कुछ एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं, बाकी ये है सच है कि काफी कुछ बदलाव हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी 70s 80s में जब उसने इस बारे में सोचना शुरू किया तो अल्टीमेटली वो 2005-6 में जाकर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आए। और ये काफी रिवोल्यूशनाइजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए। इनमें खासकर जो डिसेबिलिटी को डिफाइन करने का मॉडल चेंज हुआ। पहले हम लोग क्या मेडिकल मॉडल इस्तेमाल होता था डिसेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। मेडिकल मॉडल में ये माना जाता था कि हाँ अगर किसी का कोई लिम्ब काम नहीं करता, उसकी फंक्शनल लिमिटेशन है, तो उसको डिसेबिलिटी के तौर पे डिफाइन कर दिया जाता था और एक मेजरमेंट दे दिया जाता था कि इतना डिग्री पर आप डिसेबल्ड है। हाँ, वो डिग्री तो अभी भी है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में 40% एंड अबव। लेकिन जो यूएनसीआरपीडी ने जो डेफिनेशन दी है डिसेबिलिटी की और उसके बाद उसको 2016 के हमारे एक्ट में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसमें काफी बदलाव लगा मुझे, क्योंकि एक पॉजिटिव चेंज की तरफ हम गए। क्योंकि अब जो सोशल एक्टिविटीज से जो सोशल इंटरेक्शन जो आपके होते हैं उसमें जो इम्पेडिमेंट्स हम महसूस करते हैं, उसमें जो बैरियर्स हम महसूस करते हैं, उसको डिसेबिलिटी के तौर पे डिफाइन किया है। यानी कि पहले फंक्शनल क्राइटेरिया होता था, मेडिकल क्राइटेरिया होता था, अब एक्चुअली सोशल क्राइटेरिया है कि सोसाइटी से इंटरेक्ट करने में बैरियर्स अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब डिफरेंटली एबल्ड है। और एक अप्रोच बदली है। पहले ये होता था कि आप की लिम्ब अगर काम नहीं करती, इफ यू आर नॉट विजुअल, मतलब विजुअली हेल्दी, आपको नहीं दिखता, तो आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जब लेजिस्लेटिव और पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस आए हैं, एटीट्यूड्स में चेंज आए, क्योंकि एटीट्यूडनल बैरियर बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है लोगों का। एटीट्यूड ये था कि आप अगर ये नहीं कर सकते तो ठीक है, आपको वेलफेयर मेजर्स हम दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ठीक है, कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है, ओके, फ्री में ये चीज अगर कुछ फ्रीबीज दे दी गई है तो सरकार ये मान लेती थी कि व्हील चेयर दे दी, स्टिक्स दे दी, ओके, एंड्रॉइड मोबाइल फोन जो है वो एड वाले दे दिए। तो वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को हम लोग मतलब सरकार ये मानती थी कि वेलफेयर मेजर्स है, चैरिटी मेजर्स है।
ये डिसेबिलिटी पॉलिसी के उस समय के ऑर्गन्स हुआ करते थे, डिसेबिलिटी पॉलिसी के एलिमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन अब एक बदलाव आया है कि अगर कोई एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है तो सरकार या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एनवायरनमेंट को सुटेबल बनाएगा उस इंसान के लिए जिसके बारे में पहले ये कहा जाता था कि आप सुटेबल नहीं है। यही कारण है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इवन 2010 में आया, उसके बाद से लेकर बहुत सारे केसेस डिसाइड हुए केट और हाई कोर्ट्स के द्वारा। कई सारी ऐसी सर्विसेज थी जो पहले डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए बंद कर दी गई थी, वो आइडेंटिफाइड पोस्ट में नहीं गिनते थे उन्हें। चाहे इंडियन फॉरेन सर्विसेज को भी आप ले लो, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज जैसी सर्विसेज हुआ करती थी सिविल सर्विसेज में, इवन आईएएस तो काफी पहले खोला गया। वो सारी सर्विसेज इसलिए बंद थी क्योंकि ये माना जाता था कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो है वो इस काम को नहीं कर सकते। अब एटीट्यूडनल चेंज आया है, चाहे वो जुडिशियल एक्शन की वजह से आया हो, चाहे हमारे कांस्टेंट एफर्ट्स की वजह से, या फिर जो इंटरनेशनली जो चेंजेस आए हैं जिसने हमारे देश की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया वो हो। अब चेंजेस ये है कि हम लोग जो है वो ये मानकर चलते हैं, यानी पॉलिसी मेकर्स मानते हैं नॉर्मली कि हमें सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पर्सन के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, उसके डिफरेंट एबिलिटीज के चैलेंजेस के अकॉर्डिंग। मैं एक नोमेनक्लेचर, हेलो हेलो, हाँ भैया। तो ये जो नोमेनक्लेचर है मैं नॉर्मली हमेशा इस पर बोलता हूँ जब भी कि हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में होता है, पॉलिसीज में भी होता है, इवन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में भी हुआ। मैं नॉर्मली जब भी बातें करता हूँ या लिख, हेलो, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है भैया। नाउ I think I would request Mona ma'am to please come up and please enlighten us with her views. संदीप सर, अगर आप सुन रहे, अगर वो म्यूटेड हैं तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए मैम को। Good evening, everybody. Good evening, ma'am. Good Welcome. evening. Good evening, Srishti. Good evening, Srishti. How are you? मोना मैम, गुड fine, इवनिंग। ma'am. Good evening, Sandeep sir. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ मैम, बहुत अच्छा हूँ। First of all, I would like to रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पे आपका स्वागत है मैम एक बार फिर से। Thank you so much, Sandeep sir. Thank you so much. So I would first of all like to extend my thanks to Srishti and Sandeep sir for inviting me and giving me an opportunity to express my views on this very sensitive issue on this very platform. I was listening to your discussions, just before the session began in the previous session. I think my lecture begins from there. Like even today in the 21st century, all of us, we still have to discuss, when we are together, we still have to discuss about the social inclusion of persons with disabilities. Of social inclusion of persons with disabilities, it is still a myth. I think it will still take couple of years, or maybe I don't know how many years it is going to take when the social inclusion of persons with disabilities would become a reality. Now, just like a few minutes before, I was listening to the research scholar. I think his name was Mr. Ali. Very nicely and very comprehensively, he was telling about the movement of disability. So he has almost touched about all the legislations or the movement, how it began as a movement, the disability movement, how it began. But I would like to add to that. All of us sitting over here, we must not forget one thing. We must not forget one thing. Actually speaking, I whenever I am all alone, I think and I ponder over this issue that disability is the most unwanted gift of God. Whether a person is disabled. Ma'am, I'm sorry, I'm interrupting. It will be very helpful if you can be bilingual in Hindi and English both, if possible, if it's convenient to you. Srishti, pardon, can you please? I did not get what you are saying.
मैम कैन यू बी बाइलिंगुअल, मींस इंग्लिश हिंदी दोनों में अगर आप कन्वे करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, दोनों को ओके, मिक्स आई करते ट्राई, हुए मैं चलिए, कोशिश लैंग्वेज लैंग्वेज में। जी मैं मैम। कोशिश करूंगी। हाँ जी मैं जी मैम। I'll try my best. I'll try my best, यस Srishti. मैम। Pardon? मैम यू प्लीज कंटिन्यू, इट्स mere disturbance. Okay, okay. So when I'm sitting all alone, जब भी मैं कभी अकेली बैठती हूँ, आज की डेट में भी, even in the 21st century, मैं आज भी यही सोचती हूँ कि disability, मतलब had I been a normal being, काश मैं भी आम लोगों की तरह देख सकती, काश मैं भी आम लोगों की तरह अकेली सड़क पे जा सकती, भाग सकती, खेल सकती या किताबें पढ़ सकती. But this is what God has given me. So disability is the most unwanted gift of God. कोई नहीं चाहता कि वो disabled होए, चाहे कोई जन्म से है या चाहे किसी को बाद में हुई है, but disabled, मतलब nobody wants that a person should be disabled. इसके पीछे कारण है और इसका कारण ये है कि जो हमारा समाज है वो हमें एक आम इंसान की तरह नहीं देखता, हमें वो एक्सक्लूड करते हैं, सिक्लूड करते हैं. वी आर मार्जिनलाइज्ड, वी आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ. अगर लाइक इफ आई से दिस एट द सेम टाइम, ऑल ऑफ अस मस्ट रिमेंबर वन थिंग, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. दिस इज व्हाट आवर स्पिरिट शुड बी. एंड आई थिंक इसी स्पिरिट के साथ अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो disability can easily be converted into disability. So हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर एक डिसेबल्ड इंसान ने एक नॉर्मल इंसान से आगे जाकर लाइक जिंदगी की भागदौड़ में अपने आप को प्रूव किया, अपने आप को उससे ऊपर काबिल साबित किया. एक नॉर्मल इंसान से, whenever you come across a normal person, जब आप उससे ये पूछेंगे कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आप एक डिसेबल्ड इंसान को देखते हैं, द आंसर वुड बी, इवन इफ दे डोंट स्पीक, द आंसर वुड बी वी आर फुल ऑफ पिटी, चैरिटी एंड सिंपैथी. वी आर फुल ऑफ पिटी, चैरिटी एंड सिंपैथी. एक नॉर्मल इंसान ऐसे जवाब देगा, नहीं भी बोलेगा तो भी उसके मन में यही है. बट आई थिंक पिटी, चैरिटी एंड सिंपैथी आर पासे नाउ. पीपल लाइक अस, हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, हमें करेज दिखाना चाहिए, हमें स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए. अगर हम ये सब कुछ दिखाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, हाँ जी, किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे लिए पिटी, चैरिटी और सिंपैथी जैसे वर्ड्स यूज करें. हमें इन शब्दों की आज की डेट में एटलीस्ट मैं दावे से कह सकती हूँ, किसी जो इंसान खुद हिम्मत करता है उसे इन शब्दों के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं. सो अब अगर हम बात करें कि डिसेबिलिटी है क्या, उसके पहले मैं एक मिनट में जस्ट आपको ग्लोबल और इंडियन डाटा से अवेयर करवाती हूँ. 7.8 बिलियन पूरी दुनिया, लाइक पॉपुलेशन, अगर हम पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन, out of which about 1 billion people belong to the different categories of disabilities. 1 बिलियन लोग disabled हैं, which constitutes about 10 to 15% of the total population. 10 to 15% of the total population. अगर हम वैसे भी देखें 1 out of 7 person is disabled, like ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है. So disabled population, they constitute a class in themselves. अपने आप में ये एक ग्रुप है, एक क्लास है. So लाइक अगर हम इंडिया की बात करें 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 26.8 मिलियन पीपल आर डिसेबल्ड. 26.8 मिलियन पीपल आर डिसेबल्ड. ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जिसमें सिर्फ 7 ही तरह की डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाइड हैं, उसके हिसाब से ऑब्वियसली जब नया अभी पॉपुलेशन सेंसस आएगा दिस नंबर वुड इंक्रीज. अब ये जो 26.8 million people of India are disabled, belong to the different categories, male, female, everything. Now, ये अब जो 26.8 million का आंकड़ा है, ये टोटल पॉपुलेशन का 2.2% है, समथिंग क्लोज टू 2.2% है. देखो, अगर हम डेवलप्ड नेशंस के साथ बात करें, जो 1 बिलियन टोटल पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन में 1 बिलियन आर डिसेबल्ड, और यू पीपल विल बी सरप्राइज टू नो कि 1 बिलियन का जो 80% है
वो डेवलपिंग नेशंस में है, 80% में है जो वो डेवलपिंग नेशंस में है। और हमारा आंकड़ा कहता है कि टोटल पॉपुलेशन में से 2.2% टोटल डिसेबल्ड हैं। अगर हम इस परसेंटेज को इंग्लैंड अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो उनका डिसेबल्ड पॉपुलेशन डबल फिगर्स में से 26%, 24%। तो हाउ कम इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन हमारी टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 2.2% ही डिसेबल्ड है? ऐसा नहीं है कि ये 2.2% ही सिर्फ डिसेबल्ड है, दे आर अंडर रिपोर्टेड। प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होती बिकॉज डिफरेंट अथॉरिटीज दे कोड डिफरेंट डाटा। पॉपुलेशन सेंसस कुछ और बताएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कुछ और बताएगी, और एनजीओज हमें कुछ और आंकड़ा देंगे। देखो, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। हिंदुस्तान में तो अभी तक 21वीं सदी में भी अभी तक मैग्नीट्यूड ही नहीं पता प्रॉब्लम का, तो उसका सोल्यूशन क्या हम लोग निकालेंगे? देखो, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द पार्लियामेंटेरियंस, बट यस, ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी कैन डिस्कस दीज इश्यूज। प्रॉब्ली शायद कभी हमारे लॉ मेकर्स के पास ये बात पहुंचेगी तो इट कैन बी सॉर्टेड आउट। सो डिफरेंट हमारा, वी डोंट हैव यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कैलकुलेशंस और काउंटिंग, सो दैट इज व्हाई इतनी वाइड वेरिएशंस हैं डाटा में। तो मैग्नीट्यूड ही नहीं पता तो इसका सोल्यूशन हमारी सरकार क्या निकालेगी? नाउ बीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, मैं कभी भी कोई भी लॉ पढ़ते हैं या कभी भी किसी भी ब्रांच ऑफ लॉ के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं, थोड़ी सी। आई विल ऑल्सो टच टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डिसेबिलिटी मूवमेंट। देखो, ग्रीक रोमन एम्पायर्स में जाओ आप, since so many ages before, like maybe many years before, many centuries before, Greeks जो थे, they believed in the theory of bodily perfection. They believed in the theory of bodily perfection. जो body perfect है वो ही survive करेगी। अब जो disabled हैं, they were considered to be bodily imperfect. They even went to the extent of killing the disabled people. अब रोमन में फादर जिसका बच्चा डिसेबल्ड है, वो like he could destroy his child with the consent of 5 neighbors. With the consent of 5 neighbors. बहुत like Athenian movement में ये था, the disabled people, children were allowed to die of cold. मर जाओ, you don't need to live because you are disabled. हम आपका क्या करेंगे? What will we do with you? Though I am very poor at religion ethics, but still I know in India we have the theory of karma. जैसे हमारे कर्म वैसा फल। So अगर if I am disabled today, it is here applies the theory of divine retribution. I would have committed some sin, कोई पाप किया होगा पुराने जन्म में, इसलिए today I am disabled. So that is how the disabled people have been मतलब treated in the society. आज भी सोसाइटी को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, पिटी, चैरिटी और सिंपैथी की तरफ ही हम जाते हैं। अगर हम ग्लोबल अवेयरनेस की बात करें, माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्लोबल अवेयरनेस डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड और थोड़ी सेंसिटाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाया। इट वाज ओनली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज बहुत सारे लोगों को वॉर की वजह से, हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट्स के बाद बहुत सारे लोग क्रिपल्ड हुए, डिसेबल्ड हुए, मरे, बहुत सारी बीमारियां हुई। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट शुरू करा। और ह्यूमन राइट्स, यू पीपल नो, दीज आर द बेसिक राइट्स। By virtue of being human beings, we are entitled to enjoy these rights. We are entitled to enjoy these rights. So 1970s में, 1970s के दौर में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए जनरल असेंबली में, विच वर स्पेशली फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिसेबल्ड। 1981 से लेकर 91 तक डिसेबिलिटी डिकेड अनाउंस हुआ, एंड अल्टीमेटली 3 दिसंबर was declared as the World Disability Day. Now, as far India is concerned, pre-independence era को अगर हम देखें तो there was just one act, that was Indian Lunacy Act of 1912. You will be surprised to know कि इंडिपेंडेंस के बाद पहले 3 5 years प्लान में डिसेबिलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं था। In the first 3 5 years प्लान, like disability was not addressed.
4th 5 year प्लान में डिसेबिलिटी को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह एड्रेस किया गया एंड इसके आउटकम हुए मेंटल हेल्थ एक्ट बना 1987 में। और जब हम मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करें, इट वाज ओनली टू डू विद द पीपल हु वर मेंटली इल, इट ओनली रिवॉल्व्ड अराउंड द गार्डियनशिप of and institutionalization of the mentally retarded people. Then came the Rehabilitation Council of India Act, Rehabilitation Council of India Act 1992, जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स की ट्रेनिंग शुरू हुई, उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई और अल्टीमेटली इफ दे वांटेड टू प्रैक्टिस एज स्पेशल एजुकेटर्स दे had to register themselves under this act. And then came the PWD Act of 1995. देखो, अगर हम PWD एक्ट 1995 की बात करें तो उससे भी पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ, so like it says, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into, हमारा प्रियम्बल जो कहता है, sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, mind these words, these are the words of the preamble to the Indian Constitution: justice, social, economic and political, liberty of thought, faith, expression and belief, equality of status and of opportunity. जब हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, या जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, या जब हम जस्टिस की बात करते हैं, पार्ट 3 के बारे में आप सबको जानकारी होगी, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। और इसी हेडिंग के अंदर एक राइट आती है दैट द स्टेट शैल नॉट, स्टेट ने वहां पर स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में उन्होंने रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कभी स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। लेकिन इफ यू गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसेबिलिटी को कहीं पर भी ग्राउंड ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं लिखा गया। वहां पर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स या डिसेंट या रेजिडेंस को नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स बनाए हैं, लेकिन disability has never been addressed as a ground of non-discrimination. Disability is a state subject. Disability is a state subject. State list में इसका जिक्र है, लेकिन otherwise Constitution of India में कहीं पर disability के ground पे discriminate नहीं करना, इसके बारे में बात नहीं की गई। अगर डिसेबिलिटी के बारे में बात करी गई है तो वो सिर्फ आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइंस हैं। दीज आर द गोल्स यू आर सपोज टू अचीव, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल। कर दिया तो भी ठीक है, नहीं कर दिया तो भी ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो वी कैन गो टू द कोर्ट्स, वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, गो टू द हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट पिटीशन। ऐसा कुछ नहीं है। डीपीएसपी गवर्नमेंट की मर्जी है, दे आर दी गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू अचीव। हालांकि अगर हम आज की सदी में बात करें तो जो वोटर्स है ना, वो बड़े लाइक नाउ अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में। आज की डेट में अगर हमारे लीडर, अगर हमारे नेता कुछ प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम ये काम करेंगे, तो जब 5 सालों के बाद इलेक्शन होती है, दे आर आंसरेबल टू द पीपल व्हाई दे हैव नॉट डन दिस, व्हाई दे हैव नॉट डन दिस। बट एनीवे, दिस इज ऑल लाइक अवे फ्रॉम द टॉपिक। लेकिन अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, मतलब सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिसेबिलिटी को एड्रेस ही नहीं किया गया। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की प्रोविजंस को अगर हम देखें, इसमें रिजर्वेशन की बात करी थी, इसमें सोशल इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन की भी बात की गई है। और अगर हम देखें हाउ द वर्ड डिसेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड, basically it includes 7 kinds of disabilities: low vision, blindness, hearing impairment, locomotor disability, mental illness, mental retardation and leprosy cured। देखो, दायरा ही बहुत छोटा है डिसेबिलिटी का। दैट इज व्हाई 26.8 मिलियन पीपल अंडर द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2001, क्योंकि 2011 का पॉपुलेशन सेंसस 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से चला। सो आई एक्सपेक्ट कि जो भी नेक्स्ट सेंसस आएगा उसमें दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज by many folds।
देन इसके बाद देखो मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म के बारे में किसी को पता ही नहीं। पेरेंट्स, आई नो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन थे, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स मिलते थे मेंटल रिटार्डेशन के। हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर द पेरेंट्स टू एक्सेप्ट दैट द चाइल्ड हु इज ऑटिस्टिक, उसको मेंटल रिटार्डेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। Ultimately, we in the year 1999 National Trust Act आया for the welfare of autism persons with autism, cerebral palsy and multiple disabilities. थोड़ी राहत मिली, लेकिन this was just a national trust. एक trust establish कर दी गई for the guardianship and for the decision making of the people suffering from autism and cerebral palsy and multiple disabilities. देखो उसके बाद हमारे पास आया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2000 दिसंबर 2006 में ये लाइक इट वाज ड्राफ्टेड एंड 2007 में इट वाज एक्सेप्टेड, इट केम इनटू फोर्स। और इंडिया बिकेम सिग्नेटरी टू दैट ऑन द 1st of October 2007। देखो जब इंडिया सिग्नेटरी बन गई तो अपने लोकल लॉज में चेंजेस लेकर आनी पड़ेंगी, बिकॉज इंडिया रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस और इसी के इफेक्ट थे दैट इन December 2016 आरपीडी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट केम, प्रेसिडेंट का सेंड मिला 27 दिसंबर को, एंड अल्टीमेटली इट केम इनटू फोर्स इन मिड ऑफ April 2017। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स भी बने विच केम इनटू फोर्स इन जून, एंड अल्टीमेटली कुछ नोटिफिकेशंस और स्कीम्स बनी which came into force in January 2018। देखो इसमें I don't want to criticize कि PWD Act और 1995 और PWD Act RPWD Act 2016 में कुछ डिफरेंस नहीं था या ये बेटर वर्जन नहीं थी। Obviously it was a better version, but like since I am a legal professional तो थोड़ी आदत बन जाती है क्रिटिसाइज करने की। RPWD एक्ट तो आया 2016 में, लेकिन 1995 वाले एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, वही एक पेपर टाइगर की तरह था। तो RPWD एक्ट 2016 में क्या, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि स्थिति बदली नहीं है, स्थिति बदली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ और करने वाला बाकी है, बहुत कुछ और करने वाला बाकी है। नाउ अगर हम RPWD एक्ट 2016 को देखें, इसमें द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग व्हिच इज वर्थ एप्रिसिएशन इज कि डेफिनेशन जो थी ना डिसेबिलिटी की, उसने थोड़ा सा चेंज किया। बिकॉज PWD एक्ट 1995 का देखें ना, तो वहां पर जो डिसेबिलिटी है ना, इट इवॉल्व्ड एज अ स्टैटिक कंसेप्ट कि टाइम के साथ ये बदलेगा नहीं, लेकिन PWD एक्ट 2016 में इट इवॉल्व्ड एज अ डायनेमिक कंसेप्ट कि ये जो डिसेबिलिटी है ना, दी डेफिनेशन है या जो इसकी system है, it keeps on changing with time and it has to be a dynamic concept, it cannot be a static concept। देखो अब इसको कैसे डिफाइन करा, disability means long term, just try listen and weigh each and every word, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ फिर। long term, physical, mental, social, psychological impairment on one side, it is a long-term physical, sensory, social, psychological impairment of the person with disability on one side, interaction of this impairment with barriers on the other side। इस impairment की interaction होती है barriers के साथ on the other side, and this interaction of impairment on one side and barriers on the other side, it ultimately is a hindrance in the participation of the person with the disability at equal footing with the normal beings in the society। मैं इसका मतलब समझाती हूँ। देखो अगर हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की डेफिनेशन देखें ना, वहां पर भी यही चीज है। वो कहते हैं disability is physical interaction of physical impairment of a person with a disability on one side and physical and attitudinal barriers on the other side। देखो a person is physically impaired, he is suffering from locomotory disability, वो इंसान कहीं जाता है,
3rd फ्लोर पे उसने अपना कोई कोर्स ही लगाना है, ही हैज टू गो ऑन द 3rd फ्लोर. अब 3rd फ्लोर पे जाने के लिए उसको लिफ्ट मिलती है, उसको लिफ्ट चाहिए या उसको रैंप चाहिए. ये कौन से बैरियर्स हैं? फिजिकल बैरियर्स, एटीट्यूडनल बैरियर्स. स्कूल में चले जाओ, हॉस्पिटल्स में चले जाओ, पीपल थिंक कि इसको पढ़ के लिख कर क्या करना है, इसको किसी दवाई की, किसी मेडिसिन की, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. दीज आर एटीट्यूडनल बैरियर्स, हाउ दिस सोसाइटी ट्रीट्स. तो इम्पेयरमेंट है जो वो इंटरेक्ट कर जाती है बैरियर्स के साथ, एंड दैट इज द रीजन कि जो नॉर्मल बींग्स हैं, जो सोसाइटी है, हमें इक्वल फुटिंग पे आने ही नहीं देती. और इसी डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट करा इंडियन लेजिस्लेशंस ने, कहाँ पर? इन दी RPWD एक्ट ऑफ 2016. जब हम RPWD एक्ट 2016 की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फिजिकल, सेंसरी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पेयरमेंट. लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर है, इट कुड बी 6 months, it could be 7 months, it could be years, it could be more than 10 years, it could be 20 years. It is not defined. It is not defined. बैरियर्स इन द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, जब हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की डेफिनेशन की बात करें, वहां पर सिर्फ 2 ही बैरियर्स की बात करी है, एंड दे आर फिजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स. बट RPWD एक्ट में इस बैरियर का मतलब बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया है. इट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशनल बैरियर्स, इट टॉक्स अबाउट एनवायरमेंटल बैरियर्स, it talks about political barriers, it talks about economical barriers, it talks about institutional barriers, it talks about mental barriers, it talks about psychological barriers, structural barriers and social barriers. हर तरह के barrier, because this is what the fate of RPWD in a country like India is. आज की डेट में भी it is not just the physical or the attitudinal barriers. We have to face cultural barriers, we have to face structural barriers, social barriers, psychological barriers, institutional barriers, barriers like at every wink of life we have to face these problems. But yes, it is not merely, now disability is not like there's a paradigm shift from the medical model of disability to the social model of disability. Now it is a biopsychosocial concept. Bio matlab disability could be from the onset of birth or it could be acquired at the later stage of life. अब onset of birth की अगर हम बात करें, it could be congenital, hereditary, or it may arise due to any type of birth injury. और अगर हम लेटर स्टेज ऑफ लाइफ एक्वायर्ड डिसेबिलिटी की बात करें तो इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं. इट कुड बी एजिंग, इट कुड बी एक्सीडेंट, इट कुड बी एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, पॉवर्टी, वॉर्स, क्राइम्स, पोल्यूशन, number of multiple reasons due to which a person could acquire disability. So these how the RPWD Act, it defines disability. And another very progressive step, when we compare the two legislations, the type of disabilities have increased by 14. Earlier there were 7, now there are 14. Number of other disabilities have been included in that, such as hemophilia, sickle cell disease, multiple sclerosis, chronic neurological disorders, thalassemia, dwarfism, Parkinson, and a very, very progressive step, that is the victims of acid attack. The victims of acid attacks. The girls who are the victims of acid attack, they have to undergo multiple surgeries. एक surgery करवानी मुश्किल है, they have to undergo multiple surgeries in order to face the society or order to look according to how the society expects them to look. So it is a progressive step by the Parliament of India that the victims of acid attack will be given the benefit of RPWD Act. Now, if we talk about the rights of the persons with the disabilities, equal opportunity in every sphere of life, social inclusion, special provisions for the protection of the rights of the children with disability, gender equality, no difference between the rights of the persons who are male or female, no biasness on the basis of gender, protection of the health of the disabled, protection of the health of the disabled, free legal aid to the disabled, free legal aid to the disabled. A few
I would like to mention over here, which are very important. The first one among those is like no medical procedure could be carried out on any person with a disability without his or her consent, which would result in the infertility of such a person. I repeat, no medical procedure would be carried out on any person with a disability without his or her informed consent, which would lead to the infertility. I don't know how many of you are aware, बट 2010 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, सुचित्रा श्रीवास्तवा वर्सेस पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल रिसर्च, चंडीगढ़. Basically, this was a case against the Chandigarh administration. A girl, a very young girl, may I tell you about the brief facts? A very young girl, intellectual disability से suffer कर रही थी. She was living in a hostel. I guess she was raped by about 7 to 9 people. Nobody came to know about it. और जब वार्डन को पता चला, how come वार्डन came to know? वार्डन को तब पता चला जब like she came to know that the girl is pregnant. फिर उसको पता चला that what has happened in the hostel, right from चौकीदार, guard and security guards, all the people were involved. She was taken to the best hospital for treatment. और पीजीआई में एक कमेटी बिठाई गई. उन्होंने बोला that she is suffering from intellectual disability and she is suffering from intellectual disability. So she has got no concept of motherhood. उन्होंने MTP, medical termination of pregnancy के बारे में बोला, but then an appeal was filed to the Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो चेयरमैन थे नेशनल ट्रस्ट के, उनको बुलाया गया, and he said that no, even if she is intellectually disabled, we got to respect her rights. She wants to give birth to a child. The girl was very clear that she wants to give birth to the child. Why she wants to give the birth to the child? On that point she was silent. लेकिन वो she wanted to give birth to this child. And the chairman, जो National Trust Act welfare उस समय chairman थे, उनको बुलाया गया और उनसे इस बारे में पूछा गया. तो उन्होंने बोला even if she doesn't know the meaning of motherhood, उसको ये नहीं पता कि उसने जन्म क्यों देना है बच्चे को, but if she wants to give birth to the child, she should be allowed and she should not be forced to undergo the process of medical termination of pregnancy. She gave birth to a female child. Female child she gave birth, and now that child is say about 11-12 years old, taking care of herself as well as her mother. And other important thing is right of legal capacity. A person with disability can hold his property, he can sell his property, he can do, like he can have the bank account, he can have all the rights what a normal person can have in the legal capacity. And other very, very important thing which is there in RPWD Act is there is a shift from like two types of guardianship: limited guardianship and plenary guardianship. Limited guardianship is only in certain matters the guardians will help to take decisions. The decisions could be right-based decisions also. मैं कहती हूँ मैंने ऐसे ही करना है, my decision should be appreciated, my decision should be respected. जहाँ पर मेरे में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प मेरी गार्डियंस की ली जा सकती है. But if it is proved that the person is not in a capacity to take any decision for his or her betterment, ठीक है, वहाँ पर absolute decision making guardian के हाथ में चले जाती है, जिसको हम कहते हैं total guardianship और plenary guardianship. But now, जो RPWD Act 2016 का है, it talks about shared decision making. It is not plenary or sole total decision making by the guardian. It is shared decision making. ठीक है, जो RPWD ने कहा, उनके guardians ने discuss किया and जो best possible है वो लिया, जो best possible है उसको हमने effect किया. Another very, very important right under Section 8 is promotion and protection of the health of the disabled at every moment, in the normal moments also, and even at the disastrous moments. A glaring example is at the time of pandemic. Section 8 of the RPWD Act 2016 imposes the duty on the authorities to take special care
for the protection of the health of the disabled. And then obviously we have 40 to 46, which talks about the accessibility, the building infrastructures. That should be disabled. That should be disabled. There are a number of provisions like relating to the disability certificates, relating to the chief commissioner, the authorities, central advisory boards, the state advisory board, the district advisory board, and then the chief commissioners, how the complaints could be launched. And then a very welcoming provision in this particular act is no person should discriminate, exploit, intimidate a person with disability. Penal provisions are there, punishment. At the same time, there imposes a duty on the disabled persons is that you should not misuse by taking false certificates. That is also punishable. And one very, very important thing is about the benchmark disability. 40% and above will be given the benefit of disability. It talks about the reservations in the educational institutions, 5% reservation in the higher education levels, and 4% reservation in the employment. But this act only addresses the public sector. It never addresses the private sector. मैं ये नहीं कहना चाहती कि प्राइवेट सेक्टर में डिसेबल्ड को जॉब नहीं मिलती. प्राइवेट सेक्टर में डिसेबल्ड को जॉब नहीं मिलती, बट इट इज आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ स्ट्रगल. लॉन्ग जर्नी ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज देयर इज नॉट डंडा ऑन देम कि तुमने ये काम करना ही करना है, नहीं करोगे तो ये ऐसे हो जाए. हालांकि इवन इन द पब्लिक सेक्टर स्ट्रगल बहुत है लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोक्योर करने के लिए, बट देन यस समटाइम्स दे हैव टू शो द डाटा टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज कि हमने इतने डिसेबल्ड को अकोमोडेट करा है, बट देन ऐसा कोई डंडा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं है. एंड एनीवे, why would they pick up defective pieces from the market when they have got branded products in the market at the same rate? So I think this is the need of the hour, that some sanctions should be there for the non-recruitment of the disabled people in the private sector. Only then it will become a reality, working in the private sector. I know my friends who are working in the private sector, but it is only in exceptional circumstances. It is not very common. It is not very common. Now, ये तो हमारा हो गया legal aspect. This is the legal aspect. Now coming to the social aspect. देखो, what is society? You and me are the society. हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे दोस्त, हम सब एक सोसाइटी में रह रहे हैं. और लॉज क्यों बनाए जाते हैं? सो दैट वी कैन क्लेम कि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का पार्ट है. अगर लॉज नहीं होंगे तो इट विल बी लाइक अ जंगल राज. इट विल बी मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस. इट विल बी लाइक जंगल राज. अब सोसाइटी में हर इंसान की, कोई भी इंसान अकेला नहीं होता, हर इंसान की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है. वी आर इंटरडिपेंडेंट. वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस. अब हमारी सोसाइटी डिसेबल्ड को कैसे लेती है? वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स. देखो, मैं अक्सर कई बारी बात करती हूँ, अगर हम डिसेबिलिटी को देखें, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डिस एंड एबिलिटी. और इसके कंट्रास्ट में एबल्ड, एबिलिटी इज अ डिफरेंट वर्ड. अब डिसेबल्ड जो लोग हैं, उनके पास एबल्ड बॉडीड पर्सन के से कुछ ज्यादा है. दैट इज द वर्ड डिस. उनके पास कुछ ज्यादा है. ज्यादा है तभी तो वी कैन compete with the normal beings. That is why we are competing with the normal beings. We don't need any pity, charity or sympathy, but then we need equal protection and equal opportunity. We should be treated at par. We should be treated at par. I'll tell you, a child is born to a couple. They are very happy. No bounds of their happiness. अचानक से डॉक्टर आता है और उनको बताता है कि that your child is suffering from this kind of disability. We can imagine how would they feel. There are very few parents who would start thinking that this is a special child. This is a special child for her, for us. We going to take care. अगर वो ये बात पेरेंट्स या वो कपल जिसके the ones who have been blessed with this child, वो ये बात सोचे भी तो सोसाइटी इसको सोचने नहीं देती. घर में कोई भी आपके पास आता है, जब इस बात का पता चलता है तो वो कहते हैं आपके कर्मों की सजा.
A small child is born, उसके क्या कर्म अच्छे या बुरे. This is how our society thinks. अब इस सोसाइटी की, अब इस बच्चे की अपब्रिंगिंग की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के ऊपर. लाइक दे हैव गॉट द अदर सिबलिंग्स आल्सो, एंड इवन इफ दे डोंट हैव द अदर सिबलिंग्स, मतलब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, माइलस्टोन्स थोड़े उसके डिलेड है, कर करा कर ट्रीटमेंट के साथ बच्चा बड़ा हुआ, नाउ दे हैव टू प्लान फॉर द एजुकेशन. वो भी चाहते हैं कि हमारा ये भी बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में जाए. नॉर्मल स्कूल में जाओ तो वहाँ पर अथॉरिटीज तो दे डोंट वेलकम यू, दे डोंट वांट टू लिसन टू यू. 4-5-6 फोन इधर उधर से करवा कर फिर तुम जाते हो, इवन देन दे डोंट वेलकम यू. दे आर शोड, मतलब यू आर शोन द वे ऑफ गूंगे बहरों का स्कूल, अंधों का स्कूल, स्पेशल स्कूल्स, कि उधर जाओ उधर पढ़ो. दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू. This is not what a child of say 3 years or 4 years or 5 years expects from a society. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पेशल स्कूल्स में जाना कोई गलत बात है. स्पेशल स्कूल्स में जाना गलत बात नहीं है, but then we say inclusive education. Special schools should be there only for the students who cannot be accommodated in the normal schools with the certain typical kind of disabilities. लेकिन जो बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में जा सकता है, आजकल टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि बच्चे अगर नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, they should not be denied the opportunity of attending or taking their education in the normal school. This is how the society behaves. और इसी के रहते नॉर्मल स्कूल में चले भी जाते हैं. देयर आर हार्डली एनी स्टूडेंट्स जो कि 10वीं 12वीं के लेवल तक जाते हैं, या हायर एजुकेशन तक तो जाते ही कोई है. हायर एजुकेशन के लेवल तक तो जाते ही कोई है. 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं. इतनी गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं या डिवाइसेस हैं या असिस्टिव डिवाइसेस गवर्नमेंट देती है, वो देती भी है. आई थिंक मेरे से ज़्यादा हम आप सबको पता होगा कि क्या उनकी क्वालिटी क्या होती है. स्कूल जाना कैसे है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है. स्कूल पहुंच भी गए तुम, वहाँ पर तुम्हें अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको रैम्प्स या स्पेशल वॉशरूम्स की फैसिलिटीज नहीं मिलती. जॉज या ग्रूजवेल या ऐसे सॉफ्टवेयर्स उनके लैब्स में नहीं होते दैट अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन गो एंड सिट एंड अटेंड द क्लासेस. स्पेशल एजुकेटर्स की बात हम करते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स कितनी बारी प्राइवेट स्कूल्स को नोटिफिकेशंस भेजती है कि स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट करो. आज भी आप अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में भी चले जाओ, यू कैन हार्डली फाइंड एनी स्पेशल एजुकेटर. फिर पेरेंट्स को इधर उधर घूम कर अल्टीमेटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद एम्प्लॉय करने पड़ते हैं स्पेशल एजुकेटर्स. नॉर्मल स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स की, व्हाट टू टॉक ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में भी जहाँ पर इतना हाई फीस स्ट्रक्चर है, वहाँ पर भी टीचर्स की ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं होती. दिस इज हाउ द सोसाइटी बिहेव्स. फिर बात आई एम्प्लॉयमेंट की. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कितना स्ट्रगल, कितना धक्का, कितना डिस्क्रिमिनेशन है. आई थिंक जितने लोग मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट. घर में बैठे किसी को नौकरी नहीं मिलती, दैट इज ट्रू. लेकिन when it comes to the employment of people like us, it is all the more difficult. Education, these are the basic rights. Education and employment, these are the basic rights of every person. And the problem is that when you go to the authorities, अगर exams देने हैं, scribe की problems हैं, कुछ है, they are not aware of the rules and regulations. How to go about it? उनको rules and regulations की copy दो, वो उस चीज को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते. एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन हमने पेपर्स में कर दी है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग उतनी रिजर्वेशन देती है नहीं मिलती. उतने लोगों को जॉब मिलती है नहीं मिलती. उतने लोग केटर नहीं होते. अगर उतने लोग केटर होते हों तो ये डिसेबिलिटी सेक्टर में एटलीस्ट इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी जितनी है. सो people who are disabled, they have to face problems at the different levels. They have to face problems even in the family. Family में they are not made the part of the decision making का तो वो पार्ट ही नहीं. बाहर लेकर जाना, अरे भाई देखते हैं कैसे जाना है. The ones who are self-sufficient, देखो, this is the hardcore reality and this is the ground reality, जहाँ से हमारे में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आज की डेट में if a person is disabled, there are very few percentage of people who do not need the support from the other people. बिल्कुल टोटल सेल्फ सफिशिएंट, फाइनेंशियली तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है इंसान, जॉब मिलती, बट अदरवाइज पर्सन is dependent on the family members, friends or relatives or neighbors in some way or the other. So
फैमिली पहले तो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है, वो स्ट्रेसफुल है और वो इट लीड्स टू लाइक वेरियस प्रॉब्लम्स अमंग द डिसेबल्ड। स्ट्रेस कितना है इस चीज का। फिर अगर हम वुमेन की बात करें तो दे फेस डबल स्टिग्मा, वन बिकॉज ऑफ जेंडर एंड अदर बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। जो फीमेल्स डिसेबल्ड हैं पेरेंट्स उनको डिसोन नहीं कर देते हैं, पेरेंट्स उनको डिसोन कर देते हैं। number of chronic diseases, मतलब they become the victims of number of chronic diseases. Family level पे they are not considered to be the subjects of getting married. ठीक है यार, क्या करना है शादी करा। even if they are given a chance to get married, or if they are given a choice to choose their counterparts, it would be like कि कम पढ़ा लिखा से करा लो। अभी इसी सेशन से पहले मैं डिस्कशन सुन रही थी, मैं भी ब्लाइंड, आप भी ब्लाइंड, यू गेट मैरिड। There is no harm in getting married to the person suffering with the same disability, but yes, the person with the disability must be given an option to choose whether he wants or she wants or not. But ये चीज हमारी सोसाइटी में आज की डेट में भी मिसिंग है। So, अगर बात करें a person who is disabled, देखो मैं सोसाइटी और लॉ में जो इंटरफेस है वो मैं आपको बहुत छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। अ पर्सन इज डिसेबल्ड विद ग्रेट स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज, वो पढ़ लिख जाता है, विद गॉड्स ग्रेस उसको जॉब मिल जाती है। अब जॉब मिल गई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, शादी भी होगी, एक नॉर्मल बॉडीड पर्सन के साथ शादी हो गई। वो इंसान उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है यार डिसेबल्ड है कोई बात नहीं, सर्कमस्टांसिस के अंडर कंपल्शन शादी कर ली। भाई बहन उसके नहीं उसकी सुनते, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, पैसे ले लिए, कोने में बैठा है बेचारा, कोई बात नहीं। टीचर है, स्कूल में जाता है, बच्चे उसकी नहीं सुनते, कोलीग्स उसकी नहीं सुनते, बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, उसको पता नहीं चलता कौन आया कौन गया। दिस इज व्हाट द सोसाइटी इज। यहाँ पर किसी लॉ की जरूरत नहीं है। मैंने ये इतनी सी बात आपको, मतलब मैं ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई है कि आप लोग मेरे को बताइए यहाँ पे लॉ की जरूरत थोड़ी है, यहाँ पे सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की जरूरत। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या स्पेशल स्कूल या इंस्टीट्यूशंस को खोलकर हम क्या अचीव कर लेंगे अगर सोसाइटी हमारी सेंसिटाइज नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेकर। अब आइए आप, अगर आज की डेट में हम देखें पैंडेमिक को, देखो एक ये जो पेंडेमिक है, दिस वाज टोटली एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐसे आ जाएगी, इस मुकाम पे आकर खड़ी हो जाएगी, कि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। अगर हम इसकी बात करें, पेंडेमिक की बात करें, तो पेंडेमिक के साथ जूझने के लिए बिहेवियरल मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। और जब मैं बिहेवियरल मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो इसमें ले देकर 4 चीज़ें आती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी, मास्क, माउथ एंड नोज कवर्ड, हैंड्स क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन एंड सरफेस डिसइंफेक्शन। एक नॉर्मल बॉडीड पर्सन जो है, एक सो कॉल्ड एबल्ड पर्सन है, उनको ये चीज समझने को इतना टाइम लग रहा है, तो व्हाट अबाउट थिंक द प्लाइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इट इज वेरी डिफिकल्ट, especially the person suffering from autism or intellectual disabilities or mental retardation or illness. It is like very difficult. But अगर हम पेंडेमिक का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो डिफिकल्टीज सबको आ रही हैं, स्ट्रगल जिंदगी में हर इंसान की बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ देखें तो पीपल लाइक मी, वी आर ऑन अ बेटर फुटिंग। क्यों? क्योंकि हमें तो शुरू से ही स्ट्रगल करने की आदत है। हमारा किसी भी तकलीफ को, किसी भी प्रॉब्लम को देखने का जो नजरिया है, जो होराइजन है, बहुत बड़ा है। तो एक्चुअली स्पीकिंग ऑब्स्टेकल पेंडेमिक ने हर इंसान के लिए क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरटेक करना एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए आसान है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल बॉडी पर्सन। क्यों? क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन जो है वो लोग तकलीफों के साथ जूझने का उनको तरीका आता है, उनका जिंदगी का नजरिया ही और है, बट हाँ दिक्कत आती है, कुछ लेवल पे दिक्कत ऐसी है कि देखो अब कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिनको केयर टेकर्स की जरूरत है। थिंक द प्लाइट ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन इफ ही अनफॉर्चुनेटली बिकम्स कोविड पॉजिटिव। उसको कौन खाना देगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? तो आइदर तो वो बंदा ही कोविड पॉजिटिव हुए, ऐसा इंसान तो उसकी देखभाल कर लेगा,
लेकिन जो केयर टेकर्स हैं अगर वो उसके पास नहीं जाएंगे तो हाउ कम ही इज गोइंग टू combat with the situation of COVID. So now it is the duty of the government कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में जो ये डिसेबल्ड लोग हैं they should be given the bare necessities of life. अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो they should be taken extra care. अगर हम बजट की बात करें तो जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो इस बारी का बजट है वो तो डिसेबल्ड लाइक स्लॉट के लिए जो बजट है वो तो कम कर दिया है। नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बजट भी कम कर दिया, बट दिस इज नॉट डन। एक्चुअली स्पीकिंग ये नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट उसमें किसी तरह की स्टेबिलिटी तो होती। फाइनेंशियल असिस्टेंस डिसेबल्ड को देखो, बहुत सारे नॉर्मल बॉडीड पर्सन्स की जॉब्स गई हैं, तो अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड हैं जिनकी जॉब्स भी गई हैं और जो छोटे छोटे कारोबार अपने करते थे उनके कारोबार बंद हो गए। तो गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दिस पीरियड ऑफ पेंडेमिक। ये पिटी चैरिटी सिंपैथी के हिसाब से इसको ना देखा जाए, इट इज दी like moral or obligation of the government to help the persons with disability. अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, उनको देखो नोटिफिकेशन जारी करके क्या होएगा कि असेसेबल फॉर्मेट में उनके पास स्टडी मटेरियल पहुंचे, पर एक्चुअली स्पीकिंग नहीं पहुंचता। और जो टीचर्स हैं उनके पास भी ट्रेनिंग नहीं है कि जब वो ऑनलाइन, पहले तो ऑनलाइन टीचिंग करनी मुश्किल है क्योंकि उसके लिए ट्रेन नहीं थे टीचर्स। चलो धीरे धीरे टीचर्स ने थोड़ा बहुत, बट एक्चुअली स्पीकिंग दे शुड हैव बीन गिवन स्पेशल ट्रेनिंग हाउ टू एजुकेट द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। Unemployment benefits, unemployment allowances should have been increased by this time for the persons with disabilities. Hospitals or COVID testing or vaccination, they should have been given the priority. Notifications तो जो जारी करती है ठीक है, लेकिन the need of the hour is there should have been a strict implementation of these. जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, जब हम डिसेबल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन इट कम्स फ्रॉम द फैमिलीज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उनके पास तो अपने पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो जो डिसेबल्ड उनके बच्चे हैं who were taking medicines or who were at least getting a regular medical checkup because of the financial crunch, उनकी वो medicines बंद हो गई। I know people epilepsy की medicine ले रहे थे because of the pandemic. What has happened? Family is in the financial crunch, medicine उनकी बंद हो गई। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स में या टर्शियरी हेल्थ सेंटर्स में उनका चेकअप होता था, इट हैज बीन स्टॉप्ड ऑलटुगेदर बिकॉज दे डोंट हैव मनी। देखो अब जो जैसे मैंने आपको बोला है कि जितने भी ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, दे आर डिपेंडेंट either on the devices or their family members, and persons like me use the softwares, laptops अपने आप को फुली सफिशिएंट बनाने के लिए। अब इन डिवाइसेस की, चाहे कोई हेयरिंग एड यूज कर रहा है, चाहे कोई व्हील चेयर यूज कर रहा है, या कोई क्रचेस यूज कर रहा है, या लैपटॉप्स यूज कर रहा है, सरफेस डिसइंफेक्शन बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो इनकी मेंटेनेंस के लिए द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल एंडेवर्स टू हेल्प द डिसेबल्ड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, देयर आर पीपल हु कैन नॉट स्पीक, who cannot hear, deafness, dumbness. जो लोग क्लिप टीचिंग के हिसाब से चलते हैं, साइंस, जेस्चर्स, अब मास्क लगाना है, how are they going to combat with the situation? So these are the issues which need to be addressed, and the urgent call should be taken on these issues in this period of pandemic. Pandemic has fallen heavy on everybody, but yes, the persons with the disabilities, it has certainly affected to a great extent. Now, whatever I have told you, whatever मैंने आप लोगों को बताया है, it is just a tip of a proverbial iceberg. बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर हम डिसेबल्ड लोगों की पॉपुलेशन का नंबर देखें और जितनी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसका मैग्नीट्यूड देखें, तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ अ प्रोवर्बियल आइसबर्ग। अगर द ऑफिसर्स, उन लोगों से बात करें who are sitting at the helm of the affairs,
तो उनका एक सिंपल सा जवाब होता है हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपनी कंट्री की लाइक फैसिलिटीज को या इक्विपमेंट्स को कंपेयर करें तो देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। बट एक सिंपल सा सवाल है जो सोचने वाला है, वो ये है कि एक स्पेशल वॉशरूम, रैम्प, टॉयलेट बनाने को पब्लिक प्लेस पे कितना पैसा लगता है? लॉज आर देयर, रूल्स आर इन प्लेस, द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द इंटेंशन टू इम्प्लीमेंट देम। एक इच्छा होनी चाहिए कि हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। The politicians, they think that we as a class, we constitute a very small vote bank. जिस दिन उनको ये पता चल गया ना that we constitute a very big vote bank at the time of elections, the things will be automatically solved. But this is a clear-cut case of cruel neglect and mistaken belief. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful deliverance, and we have got not many new things and a lot to know about legal societal aspect and its interference, its interconnected, its connection. So I'll request Bhanu Bhaiya अगर कुछ comments में questions वगैरह है, or anyone from us who wants to ask some questions. या कोई यहाँ पर भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है गोयल मैडम से तो स्वागत है उनका। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। ऐसा मन कर रहा है कि अभी मैं आपको सुनता ही रहूं, बट एक लिमिटेशन होती है हर एक प्रोग्राम की। सो बट बहुत मज़ा आया और बहुत ही अपने काम की इन्फॉर्मेशन दी। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे लीगल स्ट्रक्चर में तो धीरे धीरे ही सही चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बट सोशल स्ट्रक्चर अभी भी बहुत खराब है। जब हम सोचने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आज 150 साल के बाद भी क्या हम सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही रहेगा, नो डिसेबिलिटी की, नो एक्सेप्टेंस हर चीज में। और कहीं ना कहीं यही एक प्रॉब्लम है कि जो लीगल स्ट्रक्चर सही हो रहा है वो भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर अभी हमारा बहुत खराब है। तो मैम आने वाले 20-30 सालों में आप इंडिया में डिसेबिलिटी मूवमेंट और डिसेबल पर्सन का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखो सर, फ्यूचर देखो, आप खुद ही कह रहे हो कि लीगल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन हो रहा है, बट सोसाइटी को कैसे अपने प्रति थोड़ा सा ठीक करना है, दिस इज अ वेरी बिग इशू। दिस इज अ वेरी बिग इशू। सोसाइटी की सेंसिटाइज होनी बड़ी जरूरी है। मैंने तभी आपको बीच में बोला था कि आज भी अगर आप नॉर्मल बॉडीड पर्सन से पूछते हैं, दैट पिटी, चैरिटी और सिंपैथी यही वर्ड्स हैं उनके लिए। और फ्यूचर तो देखो, इट ऑल डिपेंड्स। कई बार सोसाइटी में चेंज आ भी जाती है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला, लॉ और सोसाइटी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। द लॉ एंड द सोसाइटी दे शुड गो हैंड इन हैंड। लॉ एंड सोसाइटी दे शुड गो हैंड इन हैंड अगर डिसेबिलिटी मूवमेंट को मुकाम पे पहुंचाना। जब तक लॉ और सोसाइटी इकट्ठे नहीं होते तो फिर यही कुछ चलेगा जो अब चल रहा है। सोसाइटी भी सेंसिटाइज हो रही है, तो ऐसा नहीं है, सोसाइटी भी सेंसिटाइज हो रही है, बट इट विल टेक टाइम। और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन ये है, पीपल लाइक मी, पीपल लाइक यू, पीपल लाइक एवरीबडी ऑफ अस, हमें ऐसे सेमिनार्स, हमें ऐसे वेबिनार्स करना चाहिए। और इसमें हमें लाइक इस प्लेटफॉर्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए, ताकि वो हमारी वार्तालाप या वो हमारे व्यूज को सुने, तो शायद उनके थ्रू हम सोसाइटी को सेंसिटाइज कर सकें। एवरीबडी इज नॉट फॉर्चुनेट। देखो, फैमिली वाइज इट वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। विद इन द फैमिली इटसेल्फ कई बारी दिक्कतें आती हैं। विद इन द फैमिली आई नो पीपल कि उनकी फैमिली नहीं उनको पूछती, बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई बात नहीं। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी एग्रीइंग टू दैट। विद इन द फैमिली दिक्कत आती है, लेकिन हाँ यस, ये अगर इस चीज को चेंज करना है, it is only going to be people from this very group of citizens who will have to work, who will have to like do something in order to improve the fate of the disability movement. और कोई चारा नहीं है इसका। जी, और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाय सृष्टि, आई वांट टू इंटरेक्ट विद मैम। हाँ बिल्कुल। यस अली मैम, सबसे पहले तो आपका जो ये
लेक्चर था, काफी ज्यादा नॉलेजेबल था और मतलब बहुत सारे इंसाइट्स आपने दिए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप, जब मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार कर रहा था अपने रिसर्च के लिए, तब मैंने आपके वर्क को भी देखा था। तब मैं नाम से परिचित था सिर्फ आपके, आज मैंने आपको सुना तो ये काफी समृद्धिकारी अनुभव रहा आज आपको सुनना। लेकिन एक एस्पेक्ट है मैम जिस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा डेलिब्रेट करें, कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज है वो अलग अलग वल्नरेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग क्लास, अलग अलग सेक्शन को स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जैसे आपने एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित एक लड़की के बारे में बताया, तो मैंने ये पाया है कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आर मच वल्नरेबल, are much more prone to the crimes, but there are no special provisions, there are no special stringent measure to deter them. तो इस पर आप लोगों को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू थिंक? नहीं, देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि स्पेशल प्रोविजंस नहीं है। हाँ, अगर आप बात करें कि स्पेशल काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज का जिक्र नहीं है, दैट इज यू आर ट्रू दैट वे। अब देखिए, अगर आपने मेरा काम देखा है तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव प्रोविजन वाला चैप्टर है, उसमें मैंने अलग अलग लॉज के बारे में भी समराइज करा हुआ है। देखो, अब इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स लॉज है, उसमें डिसेबिलिटी को स्पेशल बेनिफिट्स है। इंडियन एविडेंस एक्ट है, वहां पे स्पेशली सेक्शन 119 मेंशन्ड है फॉर द डेफ एंड द डम विटनेसेस। आप सीआरपीसी में देखिए, उसमें स्पेशल प्रोविजंस हैं डिसेबल्ड को लेकर। आप आईपीसी को देखिए, उसमें सेक्शन 84 है, एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज इनसेन इज नॉट एन ऑफेंस, इज नॉट एन। ऐसा नहीं है कि स्पेशल ये प्रोविजंस नहीं है हमारे लॉज में, हैं, लेकिन चक्कर ये है कि हर काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज को लेकर स्पेशल प्रोविजंस नहीं है। हमारे कोर्ट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, जैसे कि आपने बोला है, वो कुछ ऑर्डर्स, वो कुछ नोटिफिकेशंस या वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस इशू करते हैं जिससे डिसेबल्ड कैटेगरी को मदद होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर कोर्ट भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचता है कि दे दो, ऐसे भी डिसीजंस हैं, ऐसे भी डिसीजंस हैं। सो ये सोशल फ्रेमवर्क ही है। वॉट एवर यू माइट से, जो जजेस हैं वो भी सोसाइटी से बाहर नहीं है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी सोसाइटी से बाहर नहीं। और स्पेशल प्रोविजंस हैं डिफरेंट लॉज में, पर हर तरह की कैटेगरी अलग मेंशन नहीं है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी का नजरिया बदलेगा, तो हमारी लेजिस्लेचर भी शायद आने वाले टाइम में, बट आई थिंक दैट इज अ फार वे, दैट इज अ फार क्राई। एक सप्लीमेंट्री था मेरा। लो, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि किसी ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि पॉक्सो के लाइन पर ही एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन का अगर रेप होता है या उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसी तरह ट्राई किया जाए। मेरा कंटेंशन इस पर भी ये है कि क्योंकि रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं होती, एक जो कल्प्रिट होता है, परपेट्रेटर होता है, वो ये इसीलिए उनको विक्टिम बनाता है क्योंकि ही थिंक्स कि ये रेजिस्ट नहीं करेंगे, अगर रेजिस्ट करेंगे तो भी शायद ये किसी को बता नहीं पाएंगे या मेरा क्राइम कभी भी। हाँ जी, हाँ जी, इनकी ये अपनी आवाज किसको पहुंचा ही नहीं सकते किसी तक। हाँ, तो ऐसे में क्योंकि ऐसे में उनका विक्टिमाइजेशन, उनकी वल्नरेबिलिटी का इंडेक्स काफी हाई होता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसमें तो स्पेशल प्रोविजंस पॉक्सो से की तरह ही स्ट्रिंजेंट होने चाहिए? नहीं, वो यू आर राइट कि पॉस्को की तरह स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होने चाहिए। तभी मैंने बोला है 1995 और 2016 वाले एक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो इट इज अ प्रोग्रेसिव। देखो, 2016 में उन्होंने बोला है कि जो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन या कोई हरासमेंट या इस तरह के कोई भी ऑफेंसेस करता है डिसेबल्ड को लेकर, तो इट इज एन ऑफेंस पनिशमेंट। हालांकि इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द लॉ, हालांकि पनिशमेंट उसमें कम है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखो, अब यू पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ द दामिनी रेप केस। Which case are you referring, ma'am? दामिनी रेप केस, जो दिल्ली में हुआ, गैंग रेप। यस मैम, है ना? और उसके बाद निर्भया या अच्छा, जो अब उसके बाद क्या हुआ, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया और निर्भया के पेरेंट्स दे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ गेटिंग इट पास फ्रॉम द पार्लियामेंट की जुवेनाइल की एज 18 से 16 कर दी। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसे कोई क्राइम्स होंगे तो ही लॉज बनेंगे, बट यस,
विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉज में चेंजेस आ रही हैं. जो आप बात कह रहे हो कि कोई स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होनी चाहिए जब ऐसा कोई भी ऑफेंस डिसेबल्ड के अगेंस्ट होता है, यू आर राइट. बट यस, इन द टाइम्स टू कम इट विल बी डन, डोंट वरी, इट विल बी डन. जब आपके जैसे लोग PhDs करेंगे तो आपकी जो सजेशंस हैं, you can write it and forward it to the law commission. Certainly, ma'am. I will do definitely. But if I am allowed, I also want to reflect on another issue. हाँ जी. जी मैम, एक्चुअली हमारा हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ रिजर्वेशन है. राजस्थान स्टेट में कई तरह के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस और भी मिलते हैं, जैसे डाइवोर्स वुमेन को या विमेन को. लेकिन सबके मामले में है कि वो जब जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं तो दे आर एडजस्टेड अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी. बट डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर adjusted against a person with disability category even if they top the chart. Okay, now what happens कि उनका representation बढ़ने के बजाय एक limited, मतलब उनकी कैपिंग हो गई एक तरह से. वो 1% से ऊपर नहीं जा सकता, 4% से ऑल ओवर ऊपर कोई जा नहीं सकता उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में. तो आपको मतलब वो एक केस अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सभी तरह के रिजर्वेशंस में अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ इंसान को उसके मेरिट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाना चाहिए. आप इसमें क्या प्रोग्रेस देखती हैं आपके जहां पंजाब में या और कहीं आपने देखा कि यही ट्रेंड है या सिर्फ ये राजस्थान में देखने को मिलता है? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, दी रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया ना, इट इज अ वेरी वेरी डिबेटेबल एंड कंट्रोवर्शियल इशू. इट इज अ वेरी, आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड एग्री टू दैट. अगर हम यस मैम पॉलिसी को देखें ना, इट इज अ वेरी वेरी डिबेटेबल एंड कंट्रोवर्शियल इशू. सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, दे गो अकॉर्डिंग टू. आज एक रूल, अगर आज एक डिसीजन आता है तो अगले दिन अगला डिसीजन आता है, अपने पुराने डिसीजन को वो ओवर रूल कर देते हैं. जहाँ तक रही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइक रिजर्वेशन की बात, देखो, I have always been in this favor. I have always been in this favor कि if a person belonging to any category, may it be disabled or may it be any other category, इतनी categories हैं, इतनी reservation है हमारे पास. If a person belonging to any category, he comes in the open merit, he attains marks and comes in the open merit, he should be still considered against the category for which he is like applying. He should not be considered in the general category. He should be considered in the category in which he is applying. He or she is applying. This is what my general belief is. देखो, जब हम reservation की बात करते हैं, if we look at the Mandal Commission case, the Supreme Court of India very categorically pointed out, may it be horizontal reservation or may it be vertical reservation, it should not exceed more than 50%. It should not exceed more than 50%. इतना मंडल कमीशन केस हुआ, इतना कुछ हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन. मैम सॉरी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लॉ या इस तरह की चीजें नहीं जानते, तो आप एक बार अगर थोड़ा सा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको अगर स्लाइटली 2 मिनट में अगर आप डिफाइन कर सकें सिंपल लैंग्वेज में, ताकि समझ सके लोग कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखो, होता क्या नहीं, है. मैं आपको बताती हूँ. हाँ जी. जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, वर्टिकल रिजर्वेशन इज डिफरेंट कैटेगरीज, स्पोर्ट्स कोटा, डिसेबिलिटी कोटा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से. और जब हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं, it is sub classes of a bigger class, that is horizontal reservation. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. टोटल रिजर्वेशन जिस मर्जी कैटेगरी में आए वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर 50% हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो फिर जो जनरल कैटेगरी के लिए बचता है वो 85% बचता है. तो जिस कैटेगरी में जो बच्चा अप्लाई करता है उसको उसी कैटेगरी में मिलनी चाहिए. आई टेल यू माई. जब आई एम वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉज यूनिवर्सिटी, जब मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई करा था तब विजुअली चैलेंज लोगों के लिए कोई सीट नहीं डिक्लेयर हुई थी. एंड आई अप्लाइड इन द जनरल कैटेगरी एंड आई गॉट द सीट इन द जनरल. वहां पे सीट ही नहीं थी विजुअली इंपेयर्ड के लिए. आई केम इन द ओपन मेरिट. हाँ जी. यस मैम. आई केम इन द ओपन मेरिट. जी मैम. उसी के अगेंस्ट जनरल कैटेगरी में ही सीट मिली. बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन है ना, इट इज लाइक ये एक दिन में या एक घंटे में समझने आने वाला मुद्दा नहीं है. इट इज लाइक राइट स्टार्टिंग फ्रॉम
1951 चंपागम दोराई राजन वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से लेकर टिल डेट जो दो भी लाइक इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन 10% करी है, वहां से शुरू हो जाओ यहाँ तक, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ केसेस और हर केस में नई गाइडलाइंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। सर क्या मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हार्दिक भाई अब समय ओके 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 की है, समय की बहुत ज्यादा मर्यादा है। बहुत बहुत सही धन्यवाद बात मैडम, है। बहुत अगर अच्छी। मोना मैम अनुमति देते हैं तो आप फिर भी पूछ लीजिए एक क्वेश्चन। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल पूछ लीजिए, मेरे को आपके टाइम का है, नहीं तो आप इनको टेलीफोन नंबर मेरा दे दीजिए संदीप सर, ही कैन टॉक टू मी पर्सनली। ओके तो मेरा क्वेश्चन यही था, खास करके जो प्रिजनर्स है, डिसेबल प्रिजनर्स। तो मैम हाल में हमारे यहाँ डिसेबल प्रिजनर्स की सिचुएशन क्या है? क्या उनकी बेल को लेकर और उनके जो बेसिक राइट्स है उनकी सिचुएशन क्या है? मैं वही जानना चाह रहा था खास देखो करके। बेल, देखो डिपेंड करता है ऑफेंस कौन सा है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंसेस में यू कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। देयर कुड बी अ लिबरल एटीट्यूड, बट वो तो जज की डिस्क्रिप्शन पे है। लॉ ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाता कि अगर डिसेबल्ड पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसकी बेल इमीडिएटली कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 84 इंडियन पीनल कोड का ये जरूर कहता है कि अगर एक पर्सन कोई ऑफेंस कर देता है तो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस बिकॉज ही वाज डोली इन कैपेक्स। बट ऐसा प्रोविजन मेरे को, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग लाइक दैट कि अगर डिसेबल्ड पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो ही शुड बी गिवन बेल। इट ऑल डिपेंड्स। देखो नॉर्मली भी तो क्रिमिनल कोर्ट्स का प्रोसीजर ऐसे ही है ना, ऑफेंस को कैटेगराइज करते हैं हम लोग बेलेबल या नॉन बेलेबल में, शेड्यूल के सही हिसाब बात से। है मैम। तो हाँ जी जी मैम, और बहुत धन्यवाद मैडम, इतनी बहुत जी लाभदायक और मैम। उपयोगी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। एक लास्ट हाँ, क्वेश्चन थैंक यू पूछ सो सकते हैं मच। क्या? I'll once again like to thank सृष्टि, संदीप सर और आप सबको जिन्होंने इतनी हेलो। पेशेंस के साथ मेरे को सुना। जी थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, एंड आप आज बहुत बिजी थे, आपने मुझे बताया था, उसके बावजूद आपने आए और आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबको बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से अवगत करवाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से हेलो। पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से ढेर शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सेशंस विद यू। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम। अर्पण भाई कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ हाँ जी जी जी, सॉरी सॉरी अर्पण सर। हेलो। हेलो हाँ जी सर, आप ऑडिबल है। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। जी जी, मैं मस्तराम सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछना था, क्या पूछ सकता हूँ अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में। हाँ जी और मैडम एक बार मैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कहीं देखा था कि अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति है तो अपने इंस्टीट्यूट से वो मांग कर सकता है, जैसे कि एटीआई लुकेंस वगैरह या स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि असिस्टेंट रीडर, ह्यूमन हाँ जी असिस्टेंट रीडर। तो हाँ क्या जी। मैडम मैं सही हूँ या गलत हूँ? मैडम प्लीज नहीं मुझे है ये, clear- आप अपने अपने इंस्टीट्यूट देखो, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दें, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे। मांगने की बात ही नहीं है, एज अ मैटर ऑफ देयर ड्यूटी दे शुड गिव यू। तो मैडम मैंने मांगा था वहां पे, तो बोले आप हमको एग्जैक्ट कॉलम दिखाओ कहाँ पे लिखा है, हम इसको नहीं मानते। तो ये तो वो मतलब उन्होंने देने माना का नहीं कि मतलब, तो मुझे मिला नहीं। मैं अपना रीडर लेकर खुद अपना काम करता हूँ, मतलब अपने देखो पैसे अपने पेमेंट से खुद करता हूँ नहीं मैं नहीं काम। नहीं, देखो यूजीसी यूजीसी ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया है ना जो, जी मेरे को उसका रूल नंबर नहीं याद है, लेकिन उसके रूल्स में भी हम ये चीजें हैं जो अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को लिखिए, वो आपको ये सारा सामान मुहैया करवाएंगे। जी मैडम, मैं उनको यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ। मैडम मैं यूनिवर्सिटी में अभी जॉब में नहीं हूँ, मैं नवोदय विद्यालय में हूँ। ये एचआरडी के अंतर्गत आता है ये। अच्छा अच्छा, अब यू आर नॉट इन द यूनिवर्सिटी नवोदय विद्यालय। देखो जी 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 ना, फिर चेक करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यूनिवर्सिटी लेवल पे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देती है, जी 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 इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं लेती हूँ। जी 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 नवोदय विद्यालय में ये मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का है, ये इस चीज की प्रोविजन बनाता है, करता है। जी 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 जी। तो मुझे मैडम एक एग्जैक्ट इंक्लॉज जाना था, कौन से इंक्लॉज में ऐसा लिखा हुआ था कि उनके सामने मैं उनको दिखा सकूं और ये करवा।
चलो आई लेट यू नो, मेरे को एक बार सर्च करने दो, मैं आपको बता दूंगी। जी मैडम, नंबर ले लूंगा सर से मैं और फिर बात हाँ कर जी लूंगा मैडम। हाँ जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। ओके जी। Thank you so Okay, much, once ma'am. again, Once madam, so again. many ओके thanks. ओके, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके अच्छा लगा। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. विनोद सर, अब आप कंटिन्यू कीजिए। Thank you so much. टाइम तो जी थोड़ा थैंक्स ज्यादा ले मैम, लिया और लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब